जय हिंद क्लास। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोग को हिस्ट्री का जो है सो लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है 2 मार्क्स का उसको जो है सो अच्छी तरह से एकदम आसान से आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे ताकि आपका कोई भी क्लास जो होगा स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और आप लोग का इस सभी का पीडीएफ जो सो आपको देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज आपको हिस्ट्री का चैप्टर वाइज आपका जो है सो लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है, उसका जो है सो सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है, 2 मार्क्स का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो चलिए क्लास में बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको जो है सो 87 57 87 57 79 64 51 आप इतना पर जो है सो फ्री पीडीएफ जो है सो आप इसको पा सकते हैं। तो ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें आप जो है सो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और आई होप आशा करते हैं कि आवाज़ और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट होगा। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा और सभी के सभी प्रश्न जो है सो जैसे वादा किए हैं कि आपको सभी के सभी बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बार धड़ल्ले से प्रश्न पूछा गया है। तो चले आते हैं अपना टॉपिक पर कि 1848 की क्रांति के कारण क्या थे। तो 1848 में क्रांति जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति। तो 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, क्या उसका मुख्य कारण था। अगर मान कर चलिए 2023 अभी चल रहा है, 2023 में अगर कोई भी युद्ध होता है या झगड़ा होता है तो उसका नाम पड़ जाएगा क्या, 2023 की क्रांति। उसी तरह 1848 की फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था उसके बारे में जानेंगे। और आसान से इसी तरीक़ा से लिख सकते हैं कि उत्तर लिखेंगे कि 1848 की फ्रांसीसी का क्रांति का मुख्य कारण थे। अब कौन कौन कारण थे, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कि पहला कारण यह था कि मध्य वर्ग का शासन पर प्रभाव था, यानी कि जितने भी मिडिल फैमिली के लोग थे उस पर शासन पर क्या पड़ रहा था, तो प्रभाव पड़ रहा था। यह कारण था पहली। दूसरा कारण यह था कि राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था, यानी कि राजनीतिक दल जैसे कि हम लोग के देश में बीजेपी, आरजेडी, लोजपा, कांग्रेस इस तरह है, तो उसमें क्या था कि वहाँ पर राजनीतिक दल का संगठन जो था उसमें कमी दिखाई दिया था। ठीक है, तीसरा कारण यह था कि समाजवाद का प्रसार था, वहाँ तक क्या था कि समाजवाद का काफ़ी फैलाव यानी कि विस्तारित रूप था। ठीक है, ये तीसरा कारण था। चौथा कारण हम लोग देख लेते हैं। चौथा कारण कहता है और यही मेन कारण माना जाता है कि लुई फिलिप की नीति की असफलता थी। तो लुई फिलिप का जो भी नीति यानी योजना बनाया था उसका क्या हो गया था, तो असफल हो गया था। यही कारण माना जाता है। ये सभी कारण क्या है, तो ये 4 कारण थे जिनके कारण 1848 की फ्रांस में जो क्रांति हुआ था। यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं कि इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की जो नीति यानी योजना था और जनता में उसके प्रति असंतोष था। यानी कि जनता क्या था, तो लुई फिलिप की योजना से, लुई फिलिप की नीति से क्या था, असंतोष यानी कि नाखुश था, यानी कि खुश नहीं था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हो गया। तो लिख सकते हैं कि 1800 क्रांति के फ्रांसीसी के कारण मुख्य यह था कि लुई फिलिप ने जो योजना बनाए थे उस योजना पर जो है सो सही तरीका से नहीं उतरने के कारण जनता क्या हो गया था, उससे जो सो नाराज हो गया था। और जनता के जो तत्कालीन यानी कि वर्तमान उसकी समस्या था उस समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा, यानी कि विफल रहा, जिसके कारण इस क्रांति का सूत्रपात माना जाता है जो 1848 की क्रांति हुआ था। आई होप आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण यानी कि जर्मनी को एक करने में क्या क्या निम्नलिखित बाधाएं आई थी, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। जर्मनी के एक करने में क्या था, तो निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। चलिए उसको जर्मनी को एक करने में क्या क्या बाधाएं थी। तो पहला बाधा लिखेंगे कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। तो जर्मनी को 300 लगभग छोटे बड़े राज्य थे जिसको क्या करना था, तो एकजुट करना था। दूसरा है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थे। यानी कि इन 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था कि राज्य में व्याप्त राजनीतिक थी, क्या था, व्याप्त राजनीतिक थी, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, यानी कि सभी में क्या था, तो अलग अलग विषमताएं थी, अलग अलग भिन्नताएं था सब में। ठीक है, तीसरा कारण यह है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वहाँ पर जो है जर्मनी में क्या था कि किसी भी उस जर्मनी के नागरिकों के पास जो है अपने देश के प्रति लगाव, अपने देश के प्रति स्नेह, अपने देश के प्रति प्यार नहीं था, यानी कि ये सब क्या था, अभाव था। जैसे कि हम लोग को इंडिया में क्या है कि हम अपने भारत माता से काफ़ी जो है लगाव रखते हैं और स्नेह रखते हैं कि हमारे जो
देश पर कोई भी किसी तरह का उंगली न उठा पाए। लेकिन यहाँ पर जर्मनी में क्या था कि यहाँ राष्ट्रवाद की भावना यानी कि अपने देश के बारे में किसी को चिंता नहीं था। चौथा नंबर कहता है स्टेप्स कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। तो एकीकरण की बाधाएं में क्या था कि ऑस्ट्रिया बार बार क्या कर रहा था, इसमें रुकावटें पैदा कर रहा था। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है, पांचवा स्टेप्स है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति था। तो मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति यानी कि हम लिख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के छोटे बड़े 300 राज्य थे, उसको एक करना था। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्या थे, तो सभी के धार्मिक यानी कि अलग अलग धार्मिक थे, सामाजिक भी अलग अलग धर्म समाज में बटे हुए थे, इनमें राजनीतिक भी अलग अलग तरह के बटे हुए थे। ये सभी का क्या था, विषमताएं यानी कि विभिन्नता देखी गई। राष्ट्रवाद की भावना का कमी था यानी कि यहाँ के देश, जर्मनी के रहने वाले देश जितने भी नागरिक है उन सभी को क्या था कि अपने देश के प्रति लगाव नहीं था। और इसमें ऑस्ट्रिया भी क्या कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था यानी कि रुकावटें पैदा कर रहा था जर्मनी को एकीकरण करने में। और पांचवा पॉइंट यह है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति था। क्या था, तो मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति था कि जर्मनी को एक नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो आई होप आशा करते कि यहाँ तक भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो वियना किसकी राजधानी है, तो वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी सॉरी, तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। तो लिखेंगे कि वियना सम्मेलन की, सम्मेलन मतलब होता है बैठक, जैसे हम लोग को गांव में किस तरह के बैठक पंचायती होता है, उसी तरह वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वहाँ वियना सम्मेलन की यानी कि एक बैठक की मुख्य उपलब्धियां थी, यह थी कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। यानी कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां क्या क्या थी, तो नेपोलियन जो प्रांत को हार गया था उसको राजवंशों के फिर से उसको क्या करना था, तो स्थापना करना था। और फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। तो ये उपलब्धियां था कि नेपोलियन द्वारा जो हारे गए राजवंश की पुनर्स्थापना का फिर से प्रयास किया जाए और फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया जाए। कहाँ कहाँ, फ्रांस और स्पेन में फिर से बुर्बो राजवंश का जो सो स्थापित किया जाए। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि फ्रांस और स्पेन में कौन सा राजवंश का स्थापित किया गया था, तो बुर्बो राजवंश का। फिर यहाँ पर है कि फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई थी। तो प्रश्न यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि फ्रांस में लुई 18वां को कौन सी राजगद्दी सौंपी गई थी और कहाँ, तो ये लुई 18वां को फ्रांस में राजगद्दी सौंपी गई, ये उपलब्धियां थी। फिर इसके बाद है कि इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। तो इटली में किसको सत्ता सौंपी गई, तो ये ऑस्ट्रियाई जितने भी राज परिवार थे उसको सत्ता सौंपी गई इटली में। फिर नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। तो यहाँ पर है कि नेपोलियन द्वारा कम से कम 39 राज्यों को क्या किया गया कि जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। और इस प्रकार वियना व्यवस्था यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। पुरानी सत्ता को कहने का मतलब है कि पुराने नियम कानून को क्या किया गया, फिर से लागू किया गया था। तो ये था वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इटली जर्मनी के एक करने में ऑस्ट्रिया की क्या क्या भूमिका था इसके बारे में जान लेते हैं। और ऑस्ट्रिया एक देश है और ऑस्ट्रेलिया एक अलग है। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक अलग है। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसकी क्या क्या भूमिका थी और देख सकते हैं कि धड़ल्ले से प्रश्न पूछा गया। तो इसका आंसर लिखेंगे इटली जर्मनी का एकीकरण यानी एक करने में ऑस्ट्रिया की शर्त पर ही हुआ था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण जो हुआ वो किसके शर्त पर, तो ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ। क्योंकि ऑस्ट्रिया का शर्त पर क्यों हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर, प्रांत जिसको हम भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित बोलते हैं, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, तो प्रांत हुआ था। उसी राज्य को क्या कहते थे, तो राज्य को हम पहले प्रांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में तो जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य हस्तक्षेप था। तो ऑस्ट्रिया की ही शर्त पर क्यों हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही क्या कर रहा था, तो इटली तथा जर्मनी के अधिक से अधिक प्रांतों पर यानी कि राज्यों पर क्या था, तो ऑस्ट्रिया का ही हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया का ही क्या था, तो उस पर देशों हुकूमत चल रहा था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। तो ऑस्ट्रिया के क्या करना था, तो जर्मनी और इटली को एक करना है, तो क्या करना है, तो ऑस्ट्रिया को इस एकीकरण से संभव यानी कि एकीकरण से बाहर करना था। क्या करना, बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। तो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया को बाहर करने के लिए दोनों राष्ट्रों ने, इटली और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता लिया था। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए इटली और जर्मनी ने किसकी सहायता लिया, तो विदेशी सहायता हेल्प लिया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आई होप आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोग के स्क्रीन पर
नेक्स्ट है कि मेजनी कौन था, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो मेजनी कौन था, ये भी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में पूछा गया प्रश्न था। तो युवा इटली संगठन का संस्थापक था। पहले पूछा जाएगा कि मेजनी कौन था, तो ये था युवा इटली संगठन का संस्थापक था। तो इटली में जितने भी सारे युवा थे उसके संस्थापक कौन थे, तो मेजनी थे। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेजनी ने इटली में राष्ट्रवादियों का गुप्त दल का सदस्य था, उस गुप्त दल का नाम क्या था, तो कार्बोनारी था। क्या था, कार्बोनारी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी कि वह सेनाओं का प्रमुख था, सेनापति था, और उसके साथ साथ क्या था, तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक यानी कि सपोर्टर था। साहित्यकार भी था। क्या था, साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन क्या रहा, वो असफल रहा, यानी कि वह सक्सेस नहीं हो पाया। उसे इटली से पलायन करना पड़ा, यानी कि इस इटली से उसे क्या करना पड़ा, तो भागना पड़ा। फिर 1845 ईस्वी में मेटरनिख की पराजय के बाद फिर 1848 ईस्वी में मेटरनिख की हार होता है। उसके बाद मेजनी फिर पुनः वापस इटली आता है। क्या आता है, तो मेजनी जो है फिर पुनः इटली आता है, और इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास करता है। फिर से 1830 में तो हार गया था, तो फिर भाग गया। उसके बाद फिर मेजनी जब 1845 में हार जाता है, उसके बाद फिर से यह इटली आता है और फिर एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी क्या रहा, तो असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा, और फिर से वह मेजनी को क्या करना पड़ा, तो इटली छोड़कर भागना पड़ा। मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। तो मेजनी को इटली का राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा इटली के मेजनी को इटली यानी कि इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। तो गैरीबाल्डी कौन था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लिखेंगे कि गैरीबाल्डी का पूरा नाम सॉरी गैरीबाल्डी का पूरा नाम जूसेफ गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। तो लिखेंगे कि जूसेफ गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशे से यानी कि व्यवसाय से क्या था, तो एक नाविक था। नाविक मतलब नाव चलाने वाला था, और मेजनी के विचारों का समर्थक था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजनी के विचारों का समर्थक इनमें से कौन था, तो वो था गैरीबाल्डी। कौन था, गैरीबाल्डी था, जिसका जन्म 1807 में नीस नामक नगर में होता है। और यह एक व्यवसाय यानी कि पेशा से क्या था, तो वो नाविक यानी कि नाव चलाता था, और मेजनी के विचारों का समर्थक यानी कि सपोर्टर था। परंतु लेकिन बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। तो बाद में क्या हुआ कि मेजनी गैरीबाल्डी का तो समर्थक था, मेजनी का विचारों का समर्थक तो था, लेकिन काउंट काबुल के प्रभाव में आकर, काउंट काबुल के बहकावे में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक यानी कि सपोर्टर बन गया। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैरीबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा किस राज्य को या किस प्रांत को एकीकरण करने का, वहां गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया, तो दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया था। तो गैरीबाल्डी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पर जो आक्रमण किया था, तो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया था, और इन प्रांतों की यानी कि इन राज्यों की अधिकांशतः जनता बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरीबाल्डी का समर्थक बन गया था। तो जब गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया था, तो वहाँ के राज्यों यानी कि उस राज्य के उस प्रांतों की अधिकांश जनता के जो बूर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर, किससे, तो बूर्बो राजवंश का शासन था, वहाँ के उस शासन के से तंग आकर क्या किया कि गैरीबाल्डी का समर्थन यानी कि सपोर्टर वहां के जनता बन गया, और गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। ठीक है, तो गैरीबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुल ने भी समर्थन किया था। तो गैरीबाल्डी का दक्षिण अभियान जो चला था उसका सपोर्टर किसने किया था, तो काबुल ने भी इसका सपोर्ट यानी कि समर्थन दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि गैरीबाल्डी ने रोम जो किसकी राजधानी है, तो ये रोम जो है पेरिस की राजधानी कहाँ है, तो रोम है।
पेरिस रोम है, ठीक है। तो इसके रोम पर आक्रमण कब किया था? तो 1862 ईस्वी में किया था और आक्रमण की योजना बनाई थी। तो 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई थी? तो 1862 में। लेकिन काबुल ने गैरीबाल्डी के इसका अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काबुल ने गैरीबाल्डी के रोम योजना के विरोध करते हुए रोम की रक्षा करने के लिए जैसे काउंट काबू ने किस सेना का जैसे बटालियन भेजा था? तो पिडमाउंट का। किसका? पिडमाउंट का जैसे सेना भेज दी थी। और इस अभियान के बीच में ही दोनों का रास्ते में मुलाकात हो जाता है गैरीबाल्डी के और काबुल को, और भेंट हो गई और तथा अभियान वहीं पर खत्म हो गया, बीच रास्ते में खत्म हो गया। पूछा कि काबुल आप कहाँ जा रहे हैं? तो ये कहा कि आप जब रोम की जो है वहाँ पर आप आक्रमण करने वाले, वहाँ पर हम सेना भेज दी है, पिडमाउंट नामक सेना, उसको हम रक्षा करने के लिए जाते हैं। फिर क्या करता है कि दोनों को भेंट रास्ता में हो जाता है और इस अभियान को वहीं पर क्या किया जाता है? तो खत्म किया जाता है। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्रों को फिर क्या करता है कि गैरीबाल्डी जो था वो दक्षिण यानी कि साउथ इटली के जीते गए क्षेत्रों को क्या करता है कि गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। फिर सौंपने के बाद गैरीबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र यानी कि उस इटली को समर्पित कर, यानी कि उस देश को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगा था। जिस त्याग और देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, ऐसे उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। बात सही है कि सबसे सारी से सीख मिलने के बाद गैरीबाल्डी जितने भी सारे संपत्ति जीत चुके थे लूट मार करके, वो सभी को क्या किया कि इटली यानी कि उस राष्ट्र को समर्पित कर दिया कि लीजिए आप इस संपत्ति को अब गरीब और असहाय में बांट दीजिए, ये संपत्ति जो है पूरा देश का है, ठीक है। और वह बाद में क्या करना है, एक किसान का जीवन जीने लगा और जिस त्याग और देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, ऐसे उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गैरीबाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा और स्वयं लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। वही लाला लाजपत राय जो लाहौर अधिवेशन में इनको अंग्रेजों की लाठी की चोट से इन्हें लाहौर अधिवेशन में इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन के गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। चले नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? तो लिखेंगे कि मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। तो भारत कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है। और यही था कि मेजनी जो था वो दार्शनिक, साहित्यकार और राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन यानी कि सपोर्टर भी था और कुशल सेनापति था, यानी कि पढ़े लिखे अच्छा व्यक्ति यानी कि सेनापति थे, तीनों सेनाओं का सेनापति थे। राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने, देश की भावनाओं से प्रेरित होकर, एक्साइटेड होकर उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण की थी। मेटरनिक के युग के पतन यानी कि हारने के बाद इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 ईस्वी में मार्सेई में यंग इटली की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेजनी ने 1831 ईस्वी में मार्सेई में किस की स्थापना किया था? तो यंग इटली की स्थापना किया था। कहाँ किया था? मार्सेई में किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से आपको जैसे 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसका सदस्य उसने युवाओं को बनाया था। तो यंग इटली की जो स्थापना किया था, तो यंग मतलब जवान होता है, तो यहाँ के यंग इटली के जितने भी सारे जवान इनकी युवा बॉयज लड़के थे उसको यहाँ का जो है सो सदस्य हासिल करवाया और एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराना था। तो यंग इटली का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यंग इटली का उद्देश्य क्या था, यंग इटली की स्थापना करने का क्या एकमात्र उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य यही था कि इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराना था। ऑस्ट्रिया जो था इस पर काफ़ी जो है सो अपना हक जमा रहा था, उसे क्या करना था? तो इटली को मुक्त कराना था और उसका एकीकरण करना था। किसका? इटली का। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किसने किया था? तो ये किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने किया था। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। तो उग्र राष्ट्रवादी के विचार के कारण मेजनी को फिर से क्या कह रहे, निर्वासित होकर यानी कि निराश होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से भी उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम के प्रेरित करना चाहा। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, हाईलाइट ऐसे नहीं किया गया है इसमें, जैसे यहाँ सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का पैगंबर जो वो मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा। चले नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है 8 कि यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग पूछेंगे कि सर जी घेटो क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया है। तो घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया था, और परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता था। तो यानी कि जितने भी धर्म, प्रजाति, जाति एवं सामान्य पहचान वाले लोगों को एक साथ रहने वाले स्थान को क्या करता था, तो घेटो के जैसे शब्द से यह इंगित यानी कि दर्शाता था। क्या, तो घेटो। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि घेटो का अर्थ यह होता है कि विशेष धर्म या प्रजाति या जाति या सामान्य पहचान वाले लोगों को एक साथ रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं, घेटो कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक भी आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है 9 कि मेटरनिक युग क्या था। तो मेटरनिक युग क्या था, यानी कि देखिए जब तक जो भी शासन करता है उसका ही युग कहलाता है। तो मेटरनिक युग क्या था, मेटरनिक युग में क्या क्या हुआ था, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर इनमें से कौन था, तो मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। तो मेटरनिक युग क्या था, तो 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं, तो मेटरनिक युग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कब से कब तक मेटरनिक का युग रहा, तो 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। और इसका मेटरनिक युग काल जो कब तक था, तो 1815 से 1848 ईस्वी तक। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। मेटरनिक किस में विश्वास रखता था, तो निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। और क्रांति का घोर विरोधी था। क्रांति का क्या था, तो घोर विरोधी था, यानी कि क्रांति और लड़ाई झगड़ा से दूर था, उसका काफी विरोध करता था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकार में विश्वास रखता था। वो राजा के देवी शक्ति के अधिकार में क्या करना रखता था, वो विश्वास यानी कि बिलीव यानी ट्रस्ट करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब है, तो एक ही आंसर हो जाएगा कि अपने देश के प्रति लगाव, स्नेह, प्यार, ये सब क्या है, तो अपने देश के प्रति रखने वाले लगाव, प्रेम, स्नेह को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए इसके जानते हैं आंसर किसका लिखना कैसे है। तो लिखेंगे कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। क्या है, एक भावना यानी फीलिंग है। उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि उस देश में, उस राष्ट्र में रहने वाले भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक यानी कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के भौगोलिक के बारे में लोगों के बीच व्याप्त एक भावना हो, परस्पर एकता हो और अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। तो यूरोप, तो महाद्वीपों की कुल संख्या कितना है, तो कुल महाद्वीप जो है सो महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है। कितना है, टोटल 7 है, जिस पर 6 ही महाद्वीप पर लोग रहते हैं। ठीक है, 6 महाद्वीप पर लोग रहते हैं। तो हमारा आंसर है, क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि यूरोप में जो था अधिकतर देशों के लोग जो थे अपने देश से प्रेम किया, अपने देश के बारे में सोचा भी नहीं करते थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को, अपने देश के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की किस तरह की सहायक था या किस तरह का भूमिका था, इस तरह का पूछेगा प्रश्न। तो लिखेंगे कि नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक और अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने में, अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों को, कितना था, तो 300 लगभग था। कितना, 300 था प्रांतों को, यानी कि 300 राज्यों को एकीकरण कर दिया था। तो किसने, नेपोलियन ने किया था। 300 छोटे बड़े राज्यों को एक करने का प्रयास किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। दोनों राज्यों को एक संगठित, इटली और जर्मनी को एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावनाओं का जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इटली और जर्मनी में किसने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण किया था, तो वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। इन देशों में कर दिया, इसमें के इन देशों में कर दिया, कर मतलब टैक्स दिया। और इस दृष्टिकोण से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कहते हैं। जिसे यूरोप के दो राष्ट्र बड़े बड़े कौन थे, तो एक था जर्मनी और दूसरा क्या था, तो दूसरा था इटली। इन दोनों को एक किया कि एक करके संगठित होने के लिए प्रेरणा दिया।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, और सभी चैप्टर का जो है सो आपको जैसे इसमें जैसे कवर कराया जाएगा। तो एक क्लास में आपको एक चैप्टर होगा जिसमें यूरोप का राष्ट्रवाद था, तो इस क्लास में आपको कवर हो जाएगा, जितने भी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध से क्या समझते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात या समय पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न होकर वाक द्वंद्व के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वाक युद्ध करने का मतलब है जैसे कि महिला उल्लू में देखेंगे, महिला में कि जैसे दो गाली वो देगा तो दो गाली ये देगा, उसके बारे में ये बुरा कहेगा तो ये उसके बारे में बुरा कहेगा, तो इसको क्या कहते हैं, यानी कि हाथापाई नहीं, यानी कि कोई हथियार से नहीं, यानी कि मुँहे मुँहे से लड़ाई को क्या कहते हैं, तो वाक युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक द्वंद्व कहते हैं। तो उसी तरह अमेरिका क्या था, पूंजीवादी देश था, और साम्यवादी कौन था, तो रूस था। ये दोनों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से युद्ध न होकर, लड़ाई झगड़ा न होकर वाक्य द्वंद्व करता था, यानी कि उसके बारे में वो बुरा कहता था तो वो एक दूसरे के बारे में बुरा कहता था, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने, यानी कि अमेरिका रूस को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तो रूस भी अमेरिका को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। और प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, यानी कि डायरेक्ट रूप कभी भी हो सकता था, ऐसा स्थिति और ऐसा माहौल हो गया था। ये इसी को क्या कहते हैं, तो शीत युद्ध क्या से आप क्या समझते हैं, तो लिख सकते हैं कि पूंजीवादी देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूस एक दूसरे को भला बुरा कहकर, यानी कि वाक्य युद्ध के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। और यह वाक्य युद्ध जो था वो लगता है ऐसा था कि कभी भी क्या हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट रूप से जो है युद्ध हो सकता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो लिखेंगे कि चार्ल्स एक्स के, यानी कि चार्ल्स 10 के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। तो लिखेंगे कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लिखेंगे चार्ल्स 10 के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। ठीक है, बुर्बो राजवंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को सत्ता सौंपी गई, और इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः उसने इन्हें तरजीह दिया। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। तो 1830 में जो क्रांति हुआ था, युद्ध हुआ था, झगड़ा लड़ाई हुआ था, उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो 1830 की क्रांति का प्रमुख प्रभाव है इस प्रकार। पहला स्टेप से यानी पॉइंट्स लिखेंगे कि 1830 की क्रांति का प्रभाव यह रहा कि इसे देश में कट्टर राज सत्तावादी के प्रभाव को कम कर दिया गया। तो 1830 की क्रांति जब हुआ तो इस प्रभाव के कारण इसे देश में कट्टर राज सत्तावादी के प्रभाव को क्या कर दिया, कम कर दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दूसरा पॉइंट है कि इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निरर्थक यानी कि सिद्ध किया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका प्रभाव संपूर्ण, यानी इसका प्रभाव जो हुआ ये पूरे संपूर्ण यूरोप पर, यानी कि पूरे यूरोप पर पड़ा। ठीक है, पूरे यूरोप महाद्वीप पर पड़ा, और सभी यूरोप राष्ट्रीय यानी कि जितने भी यूरोपीय राष्ट्र से यूरोपीय देशों थे सभी राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग यानी कि रास्ता को क्या किया, प्रशस्त किया, यानी कि खोल दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट कहता है कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान व पोलैंड व हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह आंदोलन क्यों हुआ था, तो इटली तथा जर्मनी का एकीकरण था तथा यूनान व पोलैंड में, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के अभाव की यानी कि कमी के कारण यह आंदोलन क्या हुआ था, तो शुरू हो गया था। यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आप लोग का जो क्लास होगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 जो क्लास होगा आपको, उस क्लास में आपको चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद से बनने वाले जितने भी सारे सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको आपको कवर करा दिया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लेंगे ताकि आपको लाइव क्लास और ऑफलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।